हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्षिता का आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 फरवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आज का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सीपीईसी के तहत, सीपीईसी के बारे में, जिसका आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आप देख रहे होंगे इमेज, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और गाइस, आप लोगों के लिए जो सूचना ये है कि आप लोग क्या करिए, जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पर ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। सेकंड थिंग क्या है कि वहाँ क्वेश्चंस टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं, जिससे आप उस क्या कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जो आपकी नॉलेज है उसको देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो ये आपको बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। बाकी जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जा करके आप वहाँ से दोनों लिंक को लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो सभी नोट डाउन करते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही धमाकेदार है आपका, देख लीजिए क्या है। हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर को। ये है इमेज में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है, अगर बात करें वीएसएससी की, तो ये इसरो का क्या है, इसरो का एक प्रमुख रिसर्च सेंटर है। इसरो का क्या है, रिसर्च सेंटर है। कौन सा? विक्रम साराभाई सैटेलाइट जो के सेंटर है, ये क्या है, इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। और अगर बात करें डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर की बात करें, तो ये पहले मानव सैटेलाइट यानी कि मानव अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु के पहले निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके पहले, मतलब अभी तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसके पहले ये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के पहले निदेशक के रूप में वहाँ पर ये कार्यरत थे। और ये जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, ये गगनयान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि ये मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जो क्या कर रहा है, गगनयान को भेज रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें वीएसएससी विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर की, तो ये कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर इसका देख लेते हैं। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और इसका मूल संगठन जो मैंने बताया वो क्या है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नवंबर 1963 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? नवंबर 1963 में हुई थी। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने वाले होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, मतलब ये जो विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या करता है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये रॉकेट डिज़ाइन का काम करता है। क्या करता है? ये रॉकेट डिज़ाइन का काम करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो उपग्रह कार्यक्रम के लिए, सैटेलाइट के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहन में क्या है, ये वीएसएससी माहिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा सारे फैक्टर जो भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु बी पटेल को नियुक्त किया गया है, हिमांशु बी पटेल को। तो ये आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, ये देखिए हिमांशु बी पटेल ये हैं। और इन्हें नियुक्त किसने किया है? तो किसने नियुक्त किया इन्हें? पीट सेशंस के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ये अमेरिकी संसद है,
अमेरिकी सांसद हैं, तो इन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। इनका क्या नाम है? पीट सेशंस नाम है, पीट सेशंस। इमेज में आप देख रहे होंगे। तो इन्हीं के द्वारा हिमांशु बी पटेल की नियुक्ति हुई है। बाकी इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, तो ये फैक्चुअल है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में पाकिस्तान ने CPEC के दूसरे चरण को, CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर हिंदी में इसको बोले तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका जो सेकंड फेज़ है, सेकंड चरण है, उसको शुरू करने के लिए चीन के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए समझौते पर पाकिस्तान ने साइन किया, हस्ताक्षर किया? तो कितने पर? 60 बिलियन डॉलर पर पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के सेकंड चरण को शुरू करने के लिए इसने क्या किया? एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक मिनट, इसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा थोड़ा मैप की तरफ। एक मिनट, ये मैप देखिए आप लोग, ये है इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान का, ये जिसको ये देखिए, ये द्विपक्षीय है। ये देखिए, ये चीन, तो चीन का जो ये नॉर्थ वेस्ट इलाका है, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? झिनजियांग, इसको नोट कर लीजिएगा, झिनजियांग। चीन का उत्तर पश्चिम झिजियांग, एक मिनट, उइगुर, ये जो एरिया है चीन का उत्तर पश्चिम, जो झिजियांग उइगुर है, थोड़ा टफ नाम है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट लिख दिया है इसीलिए कि इस क्षेत्र में, और पाकिस्तान का जो ये एरिया है, पश्चिमी एरिया है, वेस्ट एरिया है, एक मिनट, ये बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, ये आप देख भी रहे होंगे, ग्वादर बंदरगाह। तो इसको जोड़ने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए, ये कितने किलोमीटर का लंबा राजमार्ग है? 3000 किलोमीटर ये है, लंबा है। तो ये इसको जो मतलब ये यहाँ से जो मैंने बोला है झिजियांग उइगर क्षेत्र और पाकिस्तान का जो पश्चिमी प्रांत है बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली ये परियोजनाओं का ये क्या है? एक लंबा राजमार्ग है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक बता दिया, ये आप एक मिनट, गाइस, थोड़ा सा, अब ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है। और ये पाकिस्तान और चीन का क्या है? द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या करना है? एनर्जी में, ऊर्जा में, औद्योगिक और अन्य जो बुनियादी ढांचा हैं उनके विकास परियोजनाओं के साथ साथ क्या करना है? जो हाईवेज होंगे, राजमार्ग होंगे, रेलवे, पाइपलाइन, इनके जो नेटवर्क होंगे उसके द्वारा पाकिस्तान में क्या करना है? कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ये जो इन दोनों के बीच जो द्विपक्षीय संघर्ष नहीं, परियोजना जो है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य जो बुनियादी ढांचा हैं उन विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन के नेटवर्क के द्वारा क्या करना है? पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो परियोजना है जो मैंने बताया CPEC, ये जो परियोजना है यह चीन के लिए क्या करेगा? ग्वादर बंदरगाह से, ये ग्वादर बंदरगाह है, तो ये ग्वादर बंदरगाह से जो मध्य पूर्व एरिया और अफ्रीका तक पहुंचने का क्या करेगा? मार्ग इसको प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा? चीन क्या करेगा? हिंद महासागर, चीन ये इंडिया के नीचे है, यहाँ पर हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तक वो क्या करेगा? पहुँच प्राप्त, यही तो चीन की नीति है।
चीन की रणनीति तो यही है कि ये इसके थ्रू क्या करेगा, हिंद महासागर तक अपनी क्या करेगा, पहुंच प्राप्त करेगा, और बदले में वो क्या करेगा, पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का जो ऊर्जा संकट है और जो उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, उसको क्या करेगा, स्थिर करने के लिए उसकी विकास परियोजनाओं में चीन क्या करेगा, बदले में हेल्प करेगा। तो आपको स्टोरी समझ में आ रही भी, क्या पूरा उसका रणनीति क्या उसकी चाल है चाइना की, वो पूरी आपको समझ में आ रही हुई जो मैंने बताया। और जो एक है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको कहते हैं, BRI को क्या कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो CPEC जो है ये BRI का क्या है, एक पार्ट है। और ये कब शुरू किया गया था, 2013 में शुरू किया गया था। तो ये जो 2013 में शुरू किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज़ ये था शुरू करने का कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है और मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र जो हैं, अफ्रीका है, यूरोप है, तो इनके जो भूमि और समुद्री मार्ग हैं उनको उनके नेटवर्क से जोड़ना है। उनके नेटवर्क को क्या करना, BRI के माध्यम से क्या करना है, समुद्री और भूमि के नेटवर्क से क्या करना है, जोड़ना है। तो ये भी आपको BRI का उद्देश्य भी पता हो गया होगा। तो ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसको लेकर भारत जो है वो विरोध जता रहा है। क्यों भारत विरोध जता रहा है, भारत का इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये इसके कॉरिडोर को लेकर के विरोध जता रहा है, तो उसका ये है, ये आप लोग देख रहे होंगे रीज़न, ये देखिए POK। तो भारत जो है इस जो CPEC है, CPEC है, इसका क्या कर रहा है, इसका लगातार आलोचना कर रहा है। रीज़न यही है कि जो POK है यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये कॉरिडोर इससे होकर के गुजर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, इससे होकर के ये गुजर रहा है, POK से होकर के। और ये जो POK है ये भारत और पाक के बीच क्या है, विवादित क्षेत्र है। भारत और पाक के बीच जो POK है वो विवादित क्षेत्र है। तो अगर भारत इसको समर्थन दे देगा CPEC को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही होगा कि भारत ने इसको क्या किया है, पाकिस्तान के उसमें दे दिया, फेवर में दे दिया है। तो इसलिए क्या कर रहा है, भारत के द्वारा इस परियोजना को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो भी है कि भारत इस पर विरोध क्यों जता रहा है। और देख लेते हैं कि भारत जो है, भारत क्वाड का सदस्य है। अब क्वाड जो है, जो मैंने क्वाड बोला है शब्द, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है क्वाड में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, भारत है, भारत इसीलिए मैंने बताया ना क्वाड का सदस्य है। तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है, जापान। तो इन क्वाड में ये चारों शामिल हैं। तो ये जो क्वाड है ये बुनियादी ढांचे के लिए क्या कर रहा है, बुनियादी ढांचे हेतु देशों को क्या करेगा, विकल्प प्रदान करेगा। और चीनी प्रतिक्रिया के लिए ये क्या है, क्वाड जो है एक उपयुक्त हो सकता है ये भी। और चीन की एक और नीति है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति जो है, इसको हम दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। ये ध्यान से देखिएगा, ये चीन की क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति है, ये चीन क्या करना चाहता है, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसके साथ वो क्या करना चाह रहा है, ये जो हिंद महासागर है, ये एरिया हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में वो अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन क्या कर रहा है, हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो शब्द है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये अमेरिका के द्वारा गढ़ा गया शब्द है, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया शब्द है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो और जो ये शब्द है, ये अक्सर जो भारतीय रक्षा विश्लेषक हैं उनके द्वारा हवाई क्षेत्र हो गया, बंदरगाह के नेटवर्क के माध्यम से भारत को जो घेरने की चीनी रणनीति है उसको प्रेजेंट करने के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। तो अब देख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, कैसे है। तो ये देखिए, एक मिनट,
ये आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में एक जो बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह है, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह है। और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, ये श्रीलंका है, इसका हम्बनटोटा बंदरगाह। और जो सूडान है, सूडान का क्या करना है, सूडान का सूडान बंदरगाह। मालदीव, मालदीव देख लीजिए, ये देखिए मालदीव। और सोमालिया, सेशल्स, सोमालिया, सेशल्स, इन सब के मतलब माध्यम से ये क्या कर रहा है, अपनी उपस्थिति ये कर रहा, क्या कहते हैं उसको, उपस्थिति बना रहा है। इन सभी मतलब बंदरगाह के माध्यम से ये क्या कर रहा है, अपनी उपस्थिति बना रहा है। और उपस्थिति बनाने का इसका रीज़न क्या है कि ये हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। और हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित कर, अब ये जब चारों ओर से क्या करना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है। ये इस तरह से क्या करना, भारत को घेरना चाह रहा है। तो ये हर जगह अपना क्या है, बंदरगाह। तो ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान को इतना ज़्यादा ऋण में डुबोना चाह रहा है, इसको इतना, इसके आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, तो इसको इतना ऋण दे दे रहा है, इतना ऋण दे दे रहा है, उसको इतने ऋण के जाल में फंसा लेगा। फिर क्या करेगा, इसका जो ग्वादर बंदरगाह है ये इसको क्या कर लेगा, ले लेगा। जब नहीं ये ऋण चुका पाएगा तो ये क्या करेगा, इसका भी ले लेगा। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ऐसे ही अपना प्रभुत्व स्थापित करके और यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको भारत को घेरने की नीति अपना रहा है। तो ये चीन की क्या है, रणनीति है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसके माध्यम से वो क्या करेगा कि जो हवाई क्षेत्र है और बंदरगाह के नेटवर्क के माध्यम से वो क्या करना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है। तो इसी के लिए चीन ऑफ क्या कहते हैं इसको, चीन की जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से किसी दिन डिस्कस कर देंगे थोड़ा और डिटेल में जा करके। वैसे उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं। तो ये मोतियों की माला यानी कि भारत को घेरने की नीति है उसकी चारों तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट गाइस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय एकल खिड़की में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, जम्मू कश्मीर बन गया है। कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर बना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है क्या इसको क्या लिखा है, NSWS। तो ये क्या है, ये भारत की औद्योगिक भूमि बैंक से ये जुड़ा है, जिसमें क्या है, जम्मू कश्मीर के 45 इंडस्ट्री पार्क शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क इसमें शामिल हैं। और इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको जम्मू कश्मीर में जो उपलब्ध भूखंड है उसको खोजने में उनको मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर है उसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मतलब वहाँ के समाज के सभी वर्गों को क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो ये क्या है, इसमें शामिल होने वाला ये जम्मू कश्मीर जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब क्या है कि अब वैश्विक निवेशक जो मतलब इस व्यवस्था के जरिए, इस एकल खिड़की व्यवस्था के जरिए जम्मू कश्मीर में व्यापार मंजूरी के लिए सुगमता से क्या किया जा सकता है, आवेदन किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, आसान शब्दों में कहें, इजी लैंग्वेज में कहें तो ये क्या है, एक एकल, यहाँ तो लिखा है ये एकल खिड़की है, और एक एकल क्या है, डिजिटल निवेशक मंच है। एकल डिजिटल निवेशक मंच है, निवेशक मंच। ये NSWS क्या है, एक डिजिटल निवेशक मंच है। तो इसमें क्या करना है, जो आवश्यक उद्योग होंगे उनके लिए तुरंत क्या करना है, एक ही स्थान पर जाना है और यहीं से क्या होगा, इनको अनुमति मिल जाएगी।
तो ये क्लियर है, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो वही है कि व्यापार मंजूरी के लिए सुगमता से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जगह जा करके क्या कर सकते हैं, अनुमति प्रदान कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल विंडो सिस्टम, जम्मू कश्मीर, अप्लाई नाउ, ये सब है पूरा। ये आपको ये देखिए यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के द्वारा ही क्या किया गया है, इसको शुभारंभ किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट। और एक ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव होता है जिसका क्या नाम है, पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला नहीं कहा मैंने, पुष्कर महोत्सव। तो ये पुष्कर महोत्सव जो है ये क्या करता है, यहाँ नदी का महत्व बताता है, नदी का महत्व बताता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है, ये चीन ने जीता है। किसके द्वारा जीता गया है, चीन के द्वारा ये जीता गया है। अगर बात करें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। भारत में होने के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। और ये जो है इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है, हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जीता कौन है, चीन जीता है। और चीन जो जीता है ये इस बार ये खिताब जीतने इस बार जो इसने खिताब ये जीता है 9वीं बार खिताब इसने ये जीता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका मतलब ये किसको हरा करके जीता है, तो दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है, दक्षिण कोरिया को। और ये चीन अब क्या किया है, चीन अब इसके मतलब ये खिताब जीतने के बाद चीन क्या है, 2023 जो फीफा महिला विश्व कप होने वाला है उसके लिए चीन जो है क्वालिफाई कर चुका है। तो ये इसका मतलब है। तो ये हो गया, आपका समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में एक स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा की गई है। इस योजना का संबंध किससे है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 22-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा की गई। इस एक स्टेशन एक उत्पाद की जो घोषणा की गई इसका संबंध किससे है, किससे है इसका संबंध? रेलवे मार्ग से संबंधित है। ये बजट, जब मैंने बजट का अलग से लेक्चर क्रिएट किया था तो उसमें क्या है आपको बताया था डीप में जा करके। तो जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं एक एक क्वेश्चन बजट से रिलेटेड लाऊंगी। तो उससे क्या होगा, जब आप पीछे का देखे होंगे वीडियो तो वो आपको लिंक करते हुए ईजी हो जाएगा लिंक करने में। तो चलते हैं देख लेते हैं। तो ये रेल मार्ग से संबंधित है। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो इस बार का जो बजट था उसमें सीतारमन जी ने कितने प्राथमिकताओं पर जोर दिया, तो 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया था। ये मैंने वहाँ बताया था 4 प्राथमिकता। तो वो 4 प्राथमिकता कौन सी थी, लिखेंगे नहीं, खाली बोल रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए। तो 4 प्राथमिकताओं पर जो जोर दिया था उस पर एक था पीएम गति शक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको लिख ही दे रहे, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति पहला तो ये प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता क्या थी, समेकित विकास। तीसरी प्राथमिकता क्या थी, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। फोर्थ क्या प्राथमिकता थी नहीं है, निवेश को वित्तीय मदद। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसी में आपका ये रेलवे मार्ग आएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो ये जो पीएम गति शक्ति है, इसमें इस पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन बताए गए। तो वो 7 इंजन कौन कौन से हैं कि पीएम गति शक्ति तभी को बढ़ावा देने के लिए ये 7 कारक जरूरी हैं। वो कौन से कारक हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। 7 फिर से बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सड़क, रेलवे मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग
और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये 7 इंजन है पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक स्टेशन एक उत्पाद की बात की गई, ये किससे संबंधित है? रेल मार्ग से संबंधित है। तो जो अब रेल मार्ग, ये मतलब इसमें क्यों का मतलब ये एक स्टेशन अभी तक क्या था कि एक देश और एक राशन कार्ड की, अभी कल हमने डिस्कस किया था ना इस बारे में। कल हमने क्या डिस्कस कल मैंने डिस्कस किया था ना कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो 35वां राज्य लागू करने वाला हो गया है छत्तीसगढ़। तो अभी तक तो ये था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और अब क्या आ गया है? अब क्या आ गया है? 1 स्टेशन और 1 प्रोडक्ट 1 उत्पाद। तो ये क्या है कि इसमें क्या है कि ये क्यों स्टार्ट किया गया, इसका भी रीज़न है। 1 मिनट। कि इससे क्या होगा, स्थानीय व्यापार जो होंगे और जो सप्लाई जो है, स्थानीय व्यापार और सप्लाई, स्थानीय व्यापार और सप्लाई मतलब आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन और एक उत्पाद की संकल्पना की गई। इससे क्या होगा, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या होगा कि 2022-23 में जो रेल मार्ग नेटवर्क में मतलब विस्तार किया गया है कि कितना जोड़ा जाएगा, 2000 किलोमीटर इस रेल मार्ग नेटवर्क में क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर विस्तार की बात की गई है इस बजट में इसके थ्रू, तो 2000 किलोमीटर। और अगले 3 साल के दौरान, और ये भी पूछ सकता है कि कितने सालों के दौरान, तो ये ध्यान रखना 3 ईयर्स, 3 सालों के दौरान क्या किया जाएगा, 400 वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा। अगले 3 सालों में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा। और इसमें क्या जोड़ा गया, अगले 3 साल के दौरान क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 2022 में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। कौन सा इंडेक्स है, रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स। तो इसके अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो कौन बना है, गौतम अडानी इस बार बने हैं। गौतम अडानी रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं उनको पीछे छोड़ते हुए ये आ गए हैं। तो ये कहाँ के हैं, एशिया के हैं, ये एशिया के हैं। पूरा मैंने पूरी विश्व का नहीं बताया, ये एशिया का बताया है। तो ये टॉप 10 में शामिल हुए हैं। तो 10वें नंबर पर ये हैं गौतम अडानी। और अगर पूछा जाए एशिया का, तो एशिया में टॉप पर हैं ये गौतम अडानी। तो अडानी ये केवल अंबानी को ही नहीं पीछे छोड़े हैं, बल्कि जो मेटा का मतलब फेसबुक का नाम बदल दिया गया ना, मेटा हो गया। तो वहाँ के जो उनके जो मार्क जुकरबर्ग हैं उनको भी ये पीछे छोड़ चुके हैं। तो अंबानी पहले सबसे अमीर एशियाई अरबपति थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, अब ये बन चुके हैं एशियाई अरबपति। अब कौन बन गए हैं, गौतम अडानी बन चुके हैं। और अगर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पूछे तो वो कौन है, एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी बने हुए हैं, अपनी स्थिति पर ये अभी भी कायम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि जेफ बेजोस ये अमेज़ॉन के हैं। तो अमेज़ॉन के जो जेफ बेजोस हैं, तो ये 3rd नंबर पर आ गए हैं, ये 3rd नंबर पर। तो 2nd नंबर पर कौन है, तो 2nd नंबर पर एक्चुअली इनके उसमें थोड़ा सा गिरावट हो गया इनकी संपत्ति में। तो ये एक पायदान नीचे खिसक करके 3रे स्थान पर आ गए। और इसका फ़ायदा किसने उठाया, 1 मिनट लिख दे रहे हैं, थोड़ा नाम टफ है, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली को हुआ। यानी ये 2nd नंबर पर आ गए और अमेज़ॉन के जेफ बेजोस 3rd नंबर पर आ गए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी फैक्ट थे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी, ये AI आधारित जॉब पोर्टल है और क्या नाम है इसका, स्वराज्यबिलिटी। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। तो ये किसके लिए किया गया है,
आईआईटी हैदराबाद ने ये तो स्वराज्य बिलिटी विकसित कर दिया, तो किसके लिए क्या? विकलांग लोगों के लिए। तो विकलांग लोगों के लिए भारत का ये पहला सुलभ एआई आधारित जॉब पोर्टल है, जिसका क्या नाम है? स्वराज्य बिलिटी। तो इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न विकलांग लोगों को भर्ती करने वाले और प्रशिक्षकों से क्या करना है? ट्रेनिंग से क्या करना है? जोड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, नहीं थोड़ा और टॉपिक, थोड़ा और इसमें फैक्ट बता दे रहे हैं कि ये जो स्वराज्य बिलिटी का है ये कौन सा संस्करण है? बीटा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? बीटा संस्करण है इसका। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसका बीटा संस्करण है, जो एआई द्वारा संचालित क्या है? एक जॉब पोर्टल है, जो विकलांग लोगों को क्या करेगा? उनको कौशल प्रदान करने का और नौकरी खोजने में उनकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह जो आईआईटी जो हैदराबाद है, इसने किस किस के सहयोग से ये विकसित किया है? तो यूथ फॉर जॉब्स विजुअल क्वेस्ट, बस देख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। विजुअल क्वेस्ट और कोटक महिंद्रा इनके सहयोग से इस पोर्टल को क्या किया? स्वराज्य बिलिटी पोर्टल को क्या किया है? विकसित किया है। और देखा जाए कि फंडिंग किसके द्वारा, वित्त पोषित किसके द्वारा किया गया है? तो कोटक महिंद्रा को, इस परियोजना को कोटक महिंद्रा के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। देश में अगर देखा जाए तो 21 मिलियन विकलांग व्यक्ति हैं, 21 मिलियन विकलांग व्यक्ति हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो लगभग 70% या तो बेरोजगार हैं, या तो कम बेरोजगार हैं, या तो पूरी तरह से हैं, या तो कम में जाने जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2000, ये ध्यान रखना, पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से? तो ये ऊर्जा मंत्रालय से है। ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कौन है? आर.के. सिंह है। इन्होंने बिजली वितरण में, तो ये किससे संबंधित? पावरथॉन 2022 जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो विद्युत वितरण है, विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली वितरण है, उसमें जो समस्याएं आती हैं, जटिल समस्या आती हैं, उनको सॉल्व करना। और क्या करना? बिजली आपूर्ति को, बिजली सप्लाई को, उसको सुनिश्चित करना, गुणवत्ता तरीके से, विश्वसनीय तरीके से उसको क्या करना? सुनिश्चित करना। इसी के लिए ये क्या किया गया है? ये हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 स्टार्ट किया गया है। ये वर्चुअल तरीके से इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा इमेज में ये देखिए। तो ये भी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने किसी वीडियो में बताया भी था अपने किसी लेक्चर में कि भारत का जो लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल का, वो कितने तक का लक्ष्य है, कब तक का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको मतलब हल्के में मत लीजिएगा कि जो कार्बन न्यूट्रल का भारत का लक्ष्य है वो कब तक का है? 2070 का है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और अगर पूछ ले कि भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब रखा है? ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य तो वो कब तक का रखा है? 2047 तक का। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया ऑपरेशन आहट। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है किस पर अंकुश लगाने के लिए? तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कौन सा स्टार्ट किया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। किसके लिए स्टार्ट किया गया है? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत क्या होगा? ऑपरेशन आहट के तहत, आहट की स्पेलिंग जो होगी वो ये होगी AAHT। तो इसका मतलब इसके तहत क्या होगा? तो जो पीड़ित होंगे, विशेष रूप से जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको तस्करों से क्या करना है? तस्करों के चंगुल से बचाने पर इस पर क्या किया जाएगा? ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रेलवे जो है वो, रेलवे जो प्रतिदिन देखा जाए तो देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। 21,000 ट्रेनों का रेलवे प्रतिदिन संचालन करता है। और उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन ये है, जो क्या करेगा? अक्सर अपने पीड़ितों को लंबी दूरी की ट्रेनों में ले जाते हैं।
और अगर बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो ये हर साल इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके अनुसार हर साल औसतन में देखा जाए तो मानव तस्करी के लगभग 2200 मामले दर्ज करता है। तो ये मानव तस्करी है क्या, मानव तस्करी बार बार ये शब्द आ रहा है, तो ये है क्या? तो मानव तस्करी देखा जाए तो स्पेशली जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका यौन शोषण, जबरन विवाह कर देना, घरेलू दास्ता, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की तस्करी, इन सभी के लिए क्या कर एक संगठित अपराध है। और ये क्या है, मानव तस्करी मानव अधिकार का सबसे घिनौना उल्लंघन है। हजारों भारतीय और पड़ोसी देश के व्यक्ति को क्या किया जाता है, हर दिन किसी न किसी गंतव्य पर ले जाया जाता है, कहीं ना कहीं ले जाया जाता है, जहां उन्हें गुलामों की तरह क्या करते हैं, उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कहीं उन्हें अवैध रूप से गोद ले लिया जाता है, अंग प्रत्यारोपण, सर्कस में काम कराया जाता है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। उनके भीख मांग मतलब अंग को काट करके उनके क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं, मनोरंजन उद्योग में उनको भेज देते हैं। तो ये सब क्या है, तस्करी के एग्जाम्पल है। तो यही मानव तस्करी है। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और अगर रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री की बात करें तो वो कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, वैष्णव। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा लता मंगेशकर जी के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्यों की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? क्योंकि मैंने बताया था कल परसों के लेक्चर में कि लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1929, 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म वहीं इंदौर में ही हुआ था। तो इसीलिए वहाँ के जो मध्य प्रदेश सरकार है इनके नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि लता मंगेशकर, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, सारे फैक्ट्स के बारे में बताया लता मंगेशकर जी के बारे में उस दिन के वीडियो में, लेकिन फिर भी बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और याद हो जाए सारी चीज़ें। तो इनको भारत रत्न कब मिला था लता मंगेशकर जी को? क्योंकि क्वेश्चन तो पूछना ही है, इस बार आएगा ही किसी ना किसी एग्जाम में। तो कब मिला था? 2011 में इनको भारत रत्न मिला था और 1999 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और ये पूछा जा सकता है कि लीजन ऑफ द ऑनर जो अवार्ड है ये इनको मिला था, तो वो कहाँ का है? फ्रांस का ही है, तो इन्हीं को मिला था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी 6 फरवरी को इनकी डेथ हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 46,100 करोड़ के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है इसको मतलब 46,100 करोड़ के व्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है ये किसकी योजना है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जो ये योजना है इसको क्या किया गया है? 25-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका ये एक ऐसा मतलब ये बहुत ही व्यापक योजना है जो क्या करती है, खेत से यानी फील्ड से लेकर के जो खुदरा दुकान है वहाँ तक की जो आपूर्ति है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ क्या करती है, आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में ये क्या करती है, योजना योगदान देती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो योजना है ये क्या करती है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को के विकास को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसमें क्या करती है, उसके विकास को बढ़ावा देती है। और इससे क्या होगा, किसान को बेहतर मूल्य प्रदान होगा, मूल्य मिलेगा और क्या होगा, रोजगार के अवसर मतलब क्या होंगे, पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा, यह योजना क्या करती है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में क्या करती है, मददगार होती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इस योजना की, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी और 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी संपदा की। तो उस टाइम क्या नाम था इसका? संपदा नाम था। संपदा फुल फॉर्म इसका है कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण संकुल के लिए विकास की योजना। क्या नाम था इसका? कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण संकुलों के विकास की योजना। तो ये 2017 में मई 2017 में इस नाम से ये योजना शुरू हुई थी। और फिर क्या होता है, अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PM, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और इसके पहले क्या था? जब मई में स्टार्ट हुआ था 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, तब नाम था इसका कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण संकुल के विकास की योजना। लेकिन क्या होता है, अगस्त में इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया जाता है। इस योजना में कृषि आधारित काम होते हैं और क्या होता है, देश के किसानों को बड़े स्तर पर क्या करना है? फ़ायदा पहुंचाना ही इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आज मिडिल हिस्ट्री खत्म हो गई है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है? तो ऑप्शन है BA स्मिथ, JN सरकार, AL श्रीवास्तव। इन तीनों में से बताइए क्या है। तो इन तीनों में से क्या आंसर होना चाहिए? AL श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने कहा है? AL श्रीवास्तव। तो इनकी एक पुस्तक है AL श्रीवास्तव की, उसका नाम है मुगल कालीन भारत। इनकी पुस्तक है मुगल कालीन भारत, तो उसी में इन्होंने ये कहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये हाँ, बस इतना ही जानिए, ज़्यादा चलते हैं आगे के क्वेश्चन, बस इतना ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? ये देख लेते हैं। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है दारुल हर्ब, सेकंड है दारुल इस्लाम, थर्ड है होली वार, डी जजिया। कुछ लोगों को तुरंत क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जिहाद का जो अर्थ है वो है दारुल इस्लाम। तो औरंगजेब जो था वो एक क्या था? सुन्नी मुसलमान थे। तो ये क्या करते थे, उसकी जो धार्मिक नीति थी वो सांसारिक लाभ के किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होती थी। इसकी जो धार्मिक नीति थी वो किसी भी सांसारिक लाभ के किसी भी विचार से प्रभावित नहीं थी। इसने क्या किया था, इसने जो इसकी उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया था। जो कुरान के कानून है उसको बड़ी कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। तो वो जो कानून था, उस कानून के अनुसार ये प्रत्येक धार्मिक मतलब इस कानून के अनुसार क्या था कि जो प्रत्येक धार्मिक मुसलमान है उसको अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। मतलब कि ये तब तक गैर मुसलमानी देश के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए। धर्म युद्ध का मतलब जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम, इस्लाम के राज्य का मतलब दारुल इस्लाम, उसके रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक इनको क्या करना चाहिए? धर्म युद्ध करना चाहिए यानी जिहाद करना चाहिए। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है नानक, सेकंड है तेग बहादुर, थर्ड है हरगोविंद, फोर्थ है गोविंद सिंह। तो पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था उनका नाम था गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था 1666 में। ये यहाँ, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का क्या अर्थ है? ये ऐसे लिखा रहेगा, थोड़ा सा मात्रा की गड़बड़ी हो गई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो ऑप्शन है सेना अधिकारी, सेकंड है विदेश विभाग का मुख्य, थर्ड है लोक आचरण अधिकारी और लास्ट है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो मुहत्सिब का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। मुहत्सिब का मतलब क्या था? लोक आचरण अधिकारी।
मतलब ये क्या करता था, जन आचरण के निरीक्षण विभाग का ये प्रधान होता था। इसका जो कार्य होता था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना होता था। उनके आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने क्या किया था, नगरों में मदिरा की बिक्री और जो वेश्याओं का निवास था उसको निषिद्ध घोषित कर दिया था और उनको निष्कासित करके उस नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर बसाया था और उसका नाम रख दिया था शैतानपुरी रखा गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है, क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है मदद ए मास? ऑप्शन है चुंगी कर यानी टोल टैक्स, सेकंड है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो यही आंसर होगा इसका कि मदद ए मास जो था वो क्या है कि मदद करना, यानी किसको, विद्वान को जो दी जाने वाली थी भूमि थी, तो ये कैसी होती थी, राजस्व मुक्त होती थी। तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो होती थी मदद ए माश कहलाती थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, सेकंड है मोहम्मद शाह, थर्ड है बहादुर शाह, फोर्थ है जहांगीर शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था उसका नाम था मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा ये जो क्या कहते हैं इसको, मयूर सिंहासन कहते हैं, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने इसको बनवाया था और इस पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह था। क्योंकि क्या हुआ था, इसके काल में जो नादिर शाह था, नादिर शाह 1739 में क्या करता है, भारत पर अटैक करता है। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को हरा देता है ये, तो हरा देता है। तो यही कहा गया कि मतलब, और फिर ये क्या करता है, नादिर शाह अपने साथ क्या करता है, ये मयूर सिंहासन उठा करके ईरान ले गया था। तो ये कहा जाता है, तो ये सारे पूरे हैं। तो ये तख्त, उसको ये कहा जाता था, मयूर सिंहासन को तख्त ताउस कहा जाता था। उस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तो उसको उठा करके ये ईरान लेके चला गया था। कौन? नादिर शाह। तो वही कहा गया है कि इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद शाह था। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में नहीं दाखिल होने दिया था? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, सेकंड है शाह आलम द्वितीय, थर्ड अकबर द्वितीय एंड फोर्थ क्या है, बहादुर शाह द्वितीय। तो आंसर क्या होगा इसका, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। और ये शाह आलम का अगर वास्तविक नाम है, ये भी पूछ लेता है कि वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम था, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, अली गौहर। तो इसके जो पिता थे आलमगीर द्वितीय, तो उनकी मृत्यु जब हुई थी तो उस समय वो बिहार में ही था, तो उसे वहीं पर क्या किया गया था, मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। लेकिन क्या था, मुगल दरबार की जो गुटबाजी थी उसके कारण इसको कारण उसको बिहार में रहना पड़ा था। और दिल्ली का जो सिंहासन था 1760 से लेकर के 1771 तक क्या था, खाली ही पड़ा था। फिर क्या होता है, 1772 में मराठों की हेल्प लेता है और मराठों की हेल्प से वो क्या करता है, दिल्ली जाता है। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, पूरे डिटेल के साथ बता दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई थी? तो ये समय, ये एडिटोरियल का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। थोड़ा डीप जा करके पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है, हो सके तो आंसर डीप में दिया करिए थोड़ा, कि क्या है इसमें, इस योजना में क्या मतलब ये कब स्टार्ट की गई, कहाँ से शुरू की गई, थर्ड क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें क्या प्रावधान किए गए। तो कम से कम थोड़ा डिटेल में जाके आंसर दिया करें। हाँ, 2-3 लोग आंसर देते हैं, तो जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करके इसको कर दिया करिए, इससे आप ही का बेनिफिट होगा। और चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। किसे JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? शांति श्री धुलीकुड़ी पंडित को। किसे हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी कि NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। किस राज्य सरकार के द्वारा 7 फरवरी 2022 को ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। तो रग्या महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? सेनेगल।
बाद में किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक टीके मतलब सिंगल डोज वाले को टीके को फरवरी 2022 में आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। स्पुतनिक लाइट किस राज्य सरकार के द्वारा शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के रूप में नामित करने की मंजूरी दी गई है? एमपी सरकार के द्वारा। 5 फरवरी 2022 को कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? जयपुर राजस्थान। पहला मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। सेकंड ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और थर्ड क्या है? जयपुर राजस्थान। 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा? तो 33 राज्य। तो ये आपको क्लियर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आज का सेशन आपको पसंद भी आया होगा। अगर गाइस पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इस सेशन को क्या करिए, शेयर करते रहिए और भी अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश। मैंने सोचा है कि मैपिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि बहुत लोगों को मैपिंग समझ नहीं आती है, तो एक एक करके हम थोड़ा स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये कब हम स्टार्ट करेंगे? जब मेरे सब्सक्राइबर 500 पहुंच जाएंगे तब। तो आप लोग थोड़ी हेल्प करिए। अगर आप लोग को और भी अच्छा समझना है और भी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट डे या फिर कभी टाइम निकाल करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में जा करके। बाकी आपका जो काम है आप करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा क्या करते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बताना भूल जाते हैं क्योंकि हम बताते नहीं हैं तो आप लोग करते नहीं हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है बार बार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और थैंक यू सो मच।